औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास फिज़िक्स में है फील्ड्स ऑफ फोर्स। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके अंदर हमने आपको थोड़ी सी बातें बतानी हैं, जैसे कि फील्ड्स ऑफ फोर्स में हमने 3-4 डेफिनेशंस देखनी है और माइकल फैराडे और 1-2 MCQs देखने हैं। सबसे पहले आपको मैं फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास 2 तरह की फोर्सेस थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। एक थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें न्यूटन ने दी थी, और दूसरी थी कूलम्स फोर्स। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये भी पता लग गया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और इसी तरह में कूलम्स फोर्स में भी पता लग गया था। लेकिन एक फ़र्क था, जो कूलम फोर्स थे ना वो चार्जेस के बारे में थी। उसके बारे में 2 हमारे पास क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था उसके ओरिजिन को लेके। ये क्या था कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, तो और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि इसकी ओरिजिनेशन अगर होती है तो इसके फोर्सेस को ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता। तो पहला जो क्वेश्चन था ओरिजिनेशन के बारे में, उसका तो आज तक हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ द फोर्सेस था बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसका आंसर हमें फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट से मिला। तो फैराडे का कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, अब हम उसको शुरू करते हैं। फैराडेज कॉन्सेप्ट। तो माइकल फैराडे का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, तो वो बेसिकली ये था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ये कुदरत का एक पूरा सरार, मतलब वन इन इट सेल्फ, एक जैसे, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता फ़िलहाल। तो एक पूरा सरार सा, एक क्या कहते हैं उसे, या मिस्टीरियस सा एक अच्छा लफ्ज़ है, पूरा सरार सा एक नेचर का एक फार्मूला है जिसके बिना पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है ना, वो अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक चार्ज होता है ना, अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रखता है स्पेस के दरमियान। ठीक है, तो इसको अब इंग्लिश में लिखते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक होता है पूरा सरार, मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर that an electrical field is present in space around an electrical charge. अब उसने क्या बात की थी, इट इज़ एन इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ प्रेजेंट इन स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद होती है। और वो हम यहाँ पर एक बनाते हैं, यहाँ पर हम छोटी सी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, सपोज करने की हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक हो गया। अब इसके गिर्द हमें बताया था उसने कि एक फील्ड मौजूद होती है। अब ये फील्ड मौजूद है, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है और उसके गिर्द ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी मौजूद है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। और उसने दूसरी बात हमें क्या बताई थी, this field can act as a force field, ये एक force field की तरह भी एक्ट कर सकती है, that can exert charges, force on other charges, कि एक ऐसी फील्ड है जो कि दूसरे चार्जेस पे भी फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। मैं आपको इसकी भी एक बात बताता हूँ कि इस चार्ज को सपोज हम नाम देते हैं क्यू नाम दे दिया हमने, और ये एक और चार्ज है, छोटा चार्ज, जिसको हमने नाम दे दिया Q2। इसकी अपनी फोर्स फील्ड जो है ना वो बहुत कम है। कैसे, तो अगर हमने इसकी फोर्स फील्ड को जायज़ा लेना हो ना, तो हमें कोई ऐसा चार्ज लेना पड़ेगा जिसकी अपनी फोर्स फील्ड बहुत कम है।
अब इसको मैं एक आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कभी सुना हो कि कोई एक रेसलर है, कोई एक MMA फाइटर है, कोई एक UFC फाइटर है, या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट का कोई खिलाड़ी है, कोई पहलवान है, उसके बारे में सुना हो कि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है उसके पास। ठीक हो गया। तो आपने उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो आप कैसे चेक करोगे कि भाई स्ट्रेंथ है, ठीक है, मान ली है, कितनी है, ये कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक रिंग से जाओगे, उसमें उस पहलवान को खड़े करोगे, और अगर क्या कहते हैं उस पहलवान को आप खड़ा कर दिया आपने यहाँ पर, और अगर उसी के मुकाबले का कोई बंदा खड़ा कर दिया तो क्या उसकी जो है स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले के हैं, तो फिर क्या स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक हो गया, ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर उसे उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके लिए क्या करोगे, किसी सूखे से बंदे को सामने खड़ा कर दोगे। लो जी, अब एक रिंग में एक सूखा सा बंदा आ गया, ठीक है, ये इसे लड़ने आ गया। अब मुझे एक यहाँ पर एक और सवाल भी आता है कि ये होती क्या कहते हैं, ये होता स्क्वायर है लेकिन इसको रिंग पता नहीं क्यों कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और खैर, हम ट्रिग्नोमेट्री को ज़रा छोड़ते हैं और इसमें वापस आते हैं। तो अब ये एक मासूम सा बंदा जो अंदर चला गया इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने को, उसके बाद अब ये पहलवान इसके साथ जो मर्ज़ी करेगा या जो भी करेगा तो उससे इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए जब आप पे किसी चार्ज की, इसी तरह अगर हम किसी चार्ज की स्ट्रेंथ आपने चेक करनी हो ना, तो उसके लिए कोई ऐसा चार्ज लेना पड़ता है जिसकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो इससे भी एक और चीज़ आगे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर और कर देता हूँ, बाद में लिखेंगे। तो अगर इस चार्ज को, ये इससे काफ़ी दूर है, तो क्या इसकी जो फोर्स फील्ड है वो इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी? नहीं। अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे सन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी है, उसकी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसकी एक हद तक ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हमारे सोलर सिस्टम तक इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और ज़ीरो के करीब पहुँच जाती है। तो इसी तरह जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब लाता जाऊँ, अब मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है, क्यू नॉट को मैं ले आया हूँ इधर, तो इधर जो फोर्स फील्ड की जो होगी ना मैग्नीट्यूड वो बड़ा होगा। अगर मैं इसको और करीब ले आऊँगा तो इधर इसकी फोर्स फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस पर इसकी फोर्स एक्सर्ट जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगा, जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब फोर्स का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतनी कम, जितनी डिस्टेंस कम उतनी ही फोर्स ज़्यादा। ठीक हो गया, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम आगे अब यहाँ पर इसकी करते हैं एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है। ठीक हो गया। It is the space or region where the field, electrical field, can exert force on test charge. अब टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज जिसकी अपनी, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जिसकी अपना जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो। तो हम यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को भी हम यहाँ पर नीचे डिफाइन करते हैं। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, टेस्ट चार्ज हमारे पास होता है द टेस्ट चार्ज हैज़ ए वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने उसे उल्टा लिख दिया है, हमने लिखना था टेस्ट चार्ज इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ अ वेरी स्मॉल
इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेकिन ऐसे भी ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद एक और डेफिनेशन करनी है और उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करनी है। अगली डेफिनेशन हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी करीब करीब हैं ये सारे स्पॉट्स, और जितना जितना हम इसको बढ़ाते जाएँ तो ये स्पॉट्स दूर दूर होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। स्टूडेंट्स अब उसको देखते हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसे कहा जा सकता है। ठीक हो गया, देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। इट इज द फोर्स exerted by the electric field on the test charge। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है E/Q0। ठीक हो गया, ये इसके पास हमारा फॉर्मूला है। देन हमने इसकी थोड़ी सी चीज़ें बतानी है। इसका ऐसा यूनिट बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है, एंड देन हमने बताना है इसकी डायरेक्शन किधर है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम आएगा। और यहाँ पर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन है तो वो अलोंग द फोर्स है। ठीक हो गया, अब इसकी हम मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसी फॉर्मूले को, E इज़ इक्वल टू F/Q0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और हमें जैसे कूलम उसे पता है एज कूलम लॉ स्टेट्स। तो कूलम लॉ से हमें क्या पता लगता है? हमें कूलम्स लॉ से पता लगता है F इज़ इक्वल टू K/Q1/Q2/R²। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि Q1 जो है वो हमारे पास है Q के बराबर, और Q2 जो है वो हमारे पास है Q0 के बराबर। तो इधर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? F इज़ इक्वल टू K/Q/Q0/R²। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब इक्वेशन 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो उससे हमारे पास क्या बनेगा? E इज़ इक्वल टू हमारे पास F की जगह ये इक्वेशन आ जाएगी K/Q/Q0/R² तो Q0 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा K इज़ इक्वल टू Q/R²। और K की वैल्यू अगर आपको याद हो तो K जो था हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इन स्पेस, क्योंकि हम ये स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो ये हमारे पास इसकी आम इक्वेशन आ गई। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो हम लिखेंगे E0 इंटू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आज का पूरा टॉपिक था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आता हो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, और वो रिंग वाली बात भी मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।